आज की मेरी ये वीडियो नादान मोहब्बत की आंच में पिघल जाने वाली एक लड़की की दुख भरी और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना दोनों में बज़ाहिर तो लफ्जों का हेरफेर है, लेकिन इसका अंदाजा तब होता है जब इंसान आरज़ुए मोहब्बत का दामन तार तार कर चुका होता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सर्दियों की यख बस्ता रात थी। वो कुर्सी पर बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, सोचों में गुम। आंखों से आंसुओं के कतरे सामने मौजूद बचपन की डायरी पर गिरे और डायरी के वर्क को गीला करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगे तो अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। रात का 1 बजे का वक्त था। वो जल्दी से उठी, खिड़की का पट खोल दिया। सर्द हवा के छक्कड़ बार बार खुरदरी दीवारों से टकरा रहे थे, मगर पत्थर का दिल रखने वाली इन दीवारों पर इनका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी भी इन्हीं सर्द हवाओं के झोंके की तरह रायगा गई और उस पत्थर दिल इंसान पर मेरी मोहब्बत का जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। ये ख्याल आना था कि उसकी आंखों से आंसुओं का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अमर की पैदाइश एक खाते पीते घराने में हुई थी। वो 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। छोटे बड़े सभी उसके नाज नखरे बर्दाश्त करते। एक तो वो बहुत हसीन थी और दूसरी अक्लमंद और सलीकामंद भी थी। अभी वो मुश्किल से 5 बरस की ही हुई थी कि स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके चचा का बेटा सज्जाद भी उसके हमरा ही जाता था। वो उम्र में उससे थोड़ा सा बड़ा था और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। दोनों इकट्ठे रास्ते में बातें करते, लड़ते झगड़ते और रास्तों में दरख्तों से छेड़छाड़ करते हुए गुजर जाते थे। कभी कभार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता तो वो खुद ही सुलह कर लेते थे। वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। अमर तीसरी और सज्जाद चौथी क्लास में पढ़ते थे। दोनों का आना जाना एक साथ था। वो स्कूल जिस रास्ते से गुजरते थे वहां पर एक पुराना मकान भी मौजूद था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर एक जोड़ा रहता है। दोनों को किसी दुश्मन ने कत्ल कर दिया था, लेकिन उनकी रूहें अभी तक इस मकान में रहती थीं। एक दिन दोनों ने उस मकान को देखने का फैसला किया और एक दूसरे से वादा किया कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। दोनों उस मकान में दाखिल हुए। मकान में तारीकी का राज था। छत पर उल्लुओं का बसेरा था। जब एक उल्लू उससे टकराया तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सज्जाद ने उसे कितना मनाया और दिलासा दिया था, लेकिन उसका तो रोते रोते बुरा हाल था। घर जाते ही वो बुखार में मुब्तला हो गई थी और 2 दिन तक स्कूल भी नहीं गई थी। उसे वो वक्त भी याद था जब स्कूल से वापसी पर एक तालाब के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंका करते थे और कैसे सज्जाद करीबी बाग से उसे घर से चुराए हुए बादाम खिलाया करता था और साथ ही ये वादा भी लेता था कि वो घर में किसी को भी न बताए। वक्त गुजरता चला जा रहा था। सज्जाद 5वीं में था और अब उसे 1 साल के बाद ये स्कूल छोड़ना था, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल था और मजीद वो यहाँ नहीं पढ़ सकता था। जब अमर ये सोचती कि सज्जाद के जाने के बाद वो अकेली रह जाएगी तो वो उदास हो जाती थी। असल में वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, मगर मोहब्बत का इजहार करना नहीं जानते थे। सज्जाद भी उसे बहुत पसंद करता था। सज्जाद 5वीं का इम्तिहान पास करके शहर के हाई स्कूल में जा चुका था। अब वो उन रास्तों पर अकेले स्कूल जाती तो सज्जाद कितना याद आता था और वो कितना उदास होती थी। वो दिन कितना ही सुहाना था जब इतवार के दिन सज्जाद की अम्मी अमर के घर आई थी और उसकी अम्मी से अमर का सज्जाद के लिए हाथ मांगा था। तो उसकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। वो भी ये बात सुनकर फूले नहीं समा रही थी और आन की आन में सब घर वालों की रजामंदी से दोनों की मंगनी हो गई थी। दोनों किस कदर खुश थे, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। सज्जाद बीए का तालिब इल्म था और अमर एफएससी कर रही थी। वो अच्छे नंबर हासिल करके डॉक्टर बनना चाहती थी। अब वो कॉलेज खुद ही आती जाती थी और उसके अब्बा की तरफ से उसे कोई रोक टोक भी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रोशन ख्याल आदमी थे। एक दिन जोर से बारिश हो रही थी और वो कॉलेज से वापस आ रही थी। रास्ते में कच्ची सड़क होने की वजह से जगह जगह कीचड़ था और वो गली से गुजर रही थी
कि एक बाइक उससे टकरा गई। वो गिरते गिरते बची। अगर मोटरसाइकिल सवार बर वक्त ब्रेक न लगाता तो हादसा यकीनी था। सामने देखा तो एक खूबसूरत नौजवान उससे पूछ रहा था, चोट तो नहीं आई? एक तो खौफ से उसकी टांगे कांप रही थी और दूसरा उसे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने उस अजनबी को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, देखकर नहीं चल सकते अंधे कहीं के। उस अजनबी ने माजरत करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करूं, मोटरसाइकिल कीचड़ की वजह से फिसल गई और तुमसे टकरा गई। अगर तकलीफ पहुंची है तो सॉरी। सॉरी का लफ्ज सुनते ही जैसे उसके कानों में उस अजनबी की आवाज का रस खुल गया। इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत आवाज। वो बड़बड़ाते हुए वहां से चल पड़ी। शाम को अमर पढ़ने के लिए बैठी तो बायोलॉजी की किताब ना पाकर बहुत परेशान हुई। या अल्लाह, मेरी किताब कहाँ चली गई? फिर उसे अचानक ख्याल आया कि शायद वहां गिर गई होगी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस वाकये का याद आना था कि उसे वो अजनबी भी याद आ गया। वो काफी देर बैठी रही, उसके ख्यालों में खोई रही। बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। कितना हसीन चेहरा था, कितना धीमा और प्यारा सा अंदाज था। चोट तो नहीं आई, ये फिक्रा उसके दिमाग में गूंजने लगा। काफी देर के बाद जब उसे कुछ समझ ना आया तो सोने के लिए बिस्तर में जा घुसी, लेकिन नींद कहां। वो उस अजनबी के शहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी। वो बार बार सज्जाद और उस अजनबी का मवाजना कर रही थी। सज्जाद में अपनायत गालिब आती तो उस अजनबी का चेहरा और धीमा अंदाज उस पर हावी हो जाता। काफी देर वो इसी शशोपंच में मुब्तला रही कि सज्जाद बेहतर है या अजनबी। आखिरकार अजनबी सज्जाद पर सबकत ले गया और वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी कि काश कभी दोबारा किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस अजनबी से मुलाकात हो जाए और वो उसका नाम और पता कम से कम पूछ तो ले। इन्हीं ख्यालों में गुम न जाने उसे कब नींद आ गई। उधर नबील भी सोच रहा था कि किताब वापस करनी चाहिए या नहीं। नबील को किताब से पता चला था कि इस लड़की का नाम अमर है और वो एफएससी की तालिब इल्म है। जब उसे किताब वापस करने का ख्याल आता तो अमर की खा जाने वाली नजरें और गुस्सा उसका हौसला पस्त कर देता था। पता नहीं वो क्या समझे और उसके वालिदैन बुरा ना माने। आखिरकार उसने किताब वापस करने का फैसला किया और किताब पर लिखे हुए पते पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो मुलाजिम ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, बाजी अमर घर पर है? उन्हें ये किताब देनी है। जी हाँ, वो घर पर है। मुलाजिम उसे बाहर छोड़कर अमर को इत्तला देने चला गया। मुलाजिम की बात सुनकर अमर के दिल की धड़कन तेज तो हुई, लेकिन बाहर आई तो देखा कि वो अजनबी चेहरा सामने खड़ा था जो उसे यूं मुखातिब हुआ, मेरा नाम नबील है। उस दिन तुम्हारी किताब वहां गिर गई थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें वापस कर दूं। तुम परेशान हो गई होगी ना। वो किताब देकर वापस जाने ही वाला था कि अमर ने आवाज दी, सुने, चाय पानी तो पीते जाएं। इस पेशकश को नबील ने रद्द कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। वो उस आवाज के जादू में गुमसुम खड़ी थी। नबील, कितना प्यारा नाम है ना। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब मुलाजिम ने उसकी यादों का तसलसल तोड़ा कि बाजी, सिकंदर साहब आपको बुला रहे हैं। अमर के अब्बू सिकंदर अमर का खाने पर इंतजार कर रहे थे। कौन था वो लड़का और क्या करने आया था? पता नहीं कौन था। मेरी किताब रास्ते में कहीं गिर गई थी तो उस पर घर का पता लिखा हुआ था, वही वापस करने आया था। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया, लेकिन अमर का दिल खाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने तो नबील का चेहरा घूम रहा था। वो थोड़ा सा खाना खाने के बाद खाने की मेज से उठ गई। लगता था कि वक्त का पहिया जाम हो गया है। अमर का नबील के बगैर वक्त ही मुश्किल से गुजर रहा था। यहां तक कि सज्जाद, जिसे वो अपनी मोहब्बत का महवर समझती थी, उससे भी भूल चुकी थी। हर वक्त नबील की याद में गुमसुम सी रहने लगी थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी। गाड़ी नहीं मिल रही थी और न ही कोई रिक्शा। अचानक एक सुनहरी कार करीब आकर रुकी। उससे नबील मुस्कुराता हुआ बाहर आया और बड़े ही अदब से सलाम किया। नबील को देखते ही अमर के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर नबील ने उसे घर छोड़ने की दावत दी, जो अमर ने बखुशी कबूल कर ली, क्योंकि वो चल चलकर थक चुकी थी। जब अमर के घर के सामने गाड़ी रुकी तो दरवाजे पर अब्बू उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसे आज काफी देर हो गई थी। अपनी लाडली बेटी को अजनबी के साथ देखकर उनके तो जैसे औसान खता ही हो गए थे। वो गुस्से से लाल पीले हो गए। नबील के सामने तो कुछ भी न कहा, लेकिन घर में उससे काफी बासपुरस हुई। लेकिन लाड प्यार की वजह से अमर काफी बिगड़ चुकी थी।
उसे माँ बाप की डांट टपट से कोई फर्क न पड़ा। वो तो नबील के प्यार में बहुत आगे निकल चुकी थी, जहां से अब वापसी नामुमकिन थी। अब तो आए रोज उसकी नबील से मुलाकातें होती। कॉलेज के बजाय नबील के साथ कभी किसी होटल में और कभी किसी पार्क में वो उसकी मोहब्बत के मजे लूट रही थी और दिलो जान कुर्बान कर रही थी। नबील भी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। माँ बाप फौत हो चुके थे। एक बहन थी जिसकी अभी शादी हो चुकी थी। सियाह सफेद का वो अकेला मालिक था। वो भी अमर पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था। अमर की चची अपने प्यारे बेटे सज्जाद और अमर की शादी की तारीख पक्की करने आई कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, क्यों ना इनकी शादी कर दें। अमर की अम्मी तो यही चाहती थी। उन्होंने भी हाँ कर दी और कहा कि वो अमर और सिकंदर से शाम को बात करके बताएंगी। जब शाम को उन्होंने अपने शौहर सिकंदर से बात की तो उन्होंने भी कहा, अमर को अजनबी के साथ देखकर मेरा भी यही इरादा है कि जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। बस अमर से बात कर लो, मेरी तरफ से तो हाँ है। शाम को जब अमर के कमरे में गईं तो उन्होंने कहा, आज तुम्हारी चची आई थी शादी की तारीख लेने। मेरा भी यही इरादा है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अब तो अमर सज्जाद से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो बस नबील चाहिए था। थोड़ी देर के बाद खामोशी से वो वहां से उठकर चली गई और जाते हुए कहकर चली गई कि उसे अभी शादी नहीं करनी, जब करनी होगी वो बता देगी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और आखिरकार सिकंदर ने अमर को अपने कमरे में बुलाया और 1 माह के अंदर शादी का फैसला सुनाया। अमर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा और उसने साफ कह दिया कि मुझे सज्जाद से शादी नहीं करनी, मुझे तो नबील से शादी करनी है। नबील का नाम सुनकर सिकंदर को यूं लगा जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो। वो अमर पर चिल्लाया और उसे मारने के लिए लपका, मगर वक्त पर मां दरमियान में आ गई। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनका दिल भी यही चाहा कि वो अभी जिंदा जमीन में दफन हो जाएं, और वो अपनी बेटी से ऐसी तवक्को नहीं कर सकती थी। अमर का घर से अब जाना बंद था और सब लोग उसे सज्जाद के साथ शादी के लिए आमादा कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात मानने को भी तैयार नहीं थी। एक रात सिकंदर कमरे में सो रहे थे। मोबाइल बाप के तकिए के नीचे रखा हुआ था। अमर ने चुपके से मोबाइल उठाया और नबील को मैसेज किया कि वो चुपके से आए और उसे ले जाए। उसने भी एहतियात से थोड़े से कपड़े बैग में डाले और सीढ़ी से दीवार फलांग कर रोड पर आ गई और नबील का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद नबील आ गया। वो कार में बैठी और दूसरे दिन कोर्ट में जाकर निकाह कर लिया। आज उसे बहुत खुशी थी। उसका ख्वाब जो पूरा हो गया था। उसे माँ बाप और बहन भाइयों से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस अपना प्यार चाहिए था, जो उसे मिल गया। वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। उधर सिकंदर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आकर वो दुबई चला गया। उसकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल था। वो लोगों की बातें सुन सुनकर रोज जीती और रोज मरती थी। अमर को घर छोड़े 3 माह गुजर चुके थे। नबील का रवैया बिल्कुल तब्दील हो चुका था। वो ना अमर से बात करता और न ही किसी बात का जवाब देना पसंद करता। अमर को बाद में पता चला कि जिसे वो अपने ख्वाबों का शहजादा समझती है, वो तो पता नहीं कितनी और लड़कियों से चक्कर चला रहा है। वो तो अमर से काम का कहकर जाता और शाम गए वापस आता और खाना खाए बगैर ही सो जाता। लेकिन अमर उससे खाने का पूछती तो वो टाल जाता कि होटल से खाकर आया हूं। आहिस्ता आहिस्ता अमर को उस पर शक हुआ और फिर ये शक यकीन में बदल गया कि नबील शराब भी पीता है और पता नहीं कितनी और लड़कियों के चक्कर में भी पड़ा हुआ है। वो बार बार अपने आप को मलामत कर रही थी कि जिसके खातिर उसने माँ बाप और सबको छोड़ा, आज वो उसके साथ ये सलूक कर रहा है। एक रात वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नबील के नाम से भी उसे सख्त नफरत हो चुकी थी। वो उसके चेहरे पर अब थूकना भी नहीं चाहती थी, जिसकी खातिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने माँ बाप की इज्जत को लुटाकर भाग आई थी। लेकिन अब उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था। वो कहाँ जाती? रोजाना जीती, रोजाना मरती। गम से उसका खूबसूरत चेहरा भी मुरझा गया था और वो खुद सूख कर लकड़ी हो चुकी थी। मगर नबील को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर देखा, उसने दरवाजा खोला। सामने नबील खड़ा था। उसके साथ कोई और लड़की भी थी। वो जोर से चिल्लाई, नबील, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। नबील ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीवी तो मैं हूं तुम्हारी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने चिल्लाते हुए नबील का गिरेबान पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए दीवाना वार चिल्ला रही थी, ऐसा नहीं हो सकता,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। तड़ाक से एक थप्पड़ अमर के मुंह पर पड़ा और वो हड़बड़ाकर लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी और उठकर दोबारा उससे लिपट कर बोली, नहीं नबील, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये रहेगी, तुम्हें इसे वापस भेजना होगा। मगर नबील के अल्फाज सुनकर उसे यूं लगा जैसे उस पर पहाड़ गिर पड़ा हो। वो कह रहा था, हाँ, मैं भी शकीला से यही वादा करके आया हूं कि इस घर में अब अमर नहीं रहेगी। आज से ये घर शकीला का है और शकीला ही मेरी बीवी है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अगर रात यहीं गुजारना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, वरना सुबह होते ही मेरे घर से चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। ये कहते ही नबील अपने कमरे में शकीला को लेकर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो सारी रात रोती रही। सुबह मुंह अंधेरे ही वो घर से निकल गई। उसके हाथ में वही बैग था जो वो अपने माँ बाप के घर से लेकर आई थी। दिन भर शहर की गलियों में भटकती रही, लेकिन आखिर जाती कहां? कौन था उसका यहाँ पर? शाम होने को थी। उसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ रही थी। वो सोच रही थी कि वो कहां जाए। आखिर उसने सोचा कि वापस माँ बाप के घर जाना बेहतर होगा। जमाने की ठोकरें खाकर मरने से बेहतर है कि बाप की गोली से मर जाए, क्योंकि उसे पता था कि उसका बाप उसे सामने देखकर उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो गाड़ी में बैठी घर की जानिब गामजन थी, मगर जहन में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे। पता नहीं क्या होगा। गाड़ी उसके घर के नजदीक रुक चुकी थी। वो अब घर की जानिब रवा दवा थी। कदमों में लड़खड़ाहट वाजे थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर के दरवाजे पर थी। दरवाजे पर लगी काल बैल का बटन दबाया। मुलाजिम ने दरवाजा खोला और उसे देखकर हैरान रह गया, मगर वो सीधी डरती डरती माँ के कमरे की तरफ जा रही थी कि कहीं बाप देख न ले। मगर बाप तो वतन छोड़कर जा चुका था। माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक के लिए हाथ रखा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने पलंग पर औंधे मुंह माँ पड़ी थी और लपक कर माँ के कदमों से लिपट गई। माँ, मुझसे भूल हो गई। वो रो भी रही थी और चिल्ला भी रही थी। माँ उठी तो उसे लिपट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। बेटी को देखकर उसे भी उस पर रहम आने लगा, मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और उससे कहा, दफा हो जाओ यहां से, मेरी आंखों से दूर चली जाओ। ये सुनकर मफलूज होकर रह गई, क्योंकि वो ये बात सुनने का हौसला नहीं रखती थी। ये वही माँ थी जो उसकी जरा सी बात पर तड़प जाया करती थी और उसकी खातिर वो जान निछावर करने को तैयार होती थी। लेकिन आज वही माँ कह रही है कि मेरी नजरों से दफा हो जाओ। उसे ये भी पता चला था कि उसका बाप उसका दुख और उससे मिली हुई रुसवाई लेकर मुल्क बदर हो चुका है। ये ख्याल आते ही उसके रोने की आवाज चीखों में बदल गई। रोने की आवाज सुनकर बहन भाई दौड़ते हुए चले आए और उसे देखते ही नफरत से रुख फेर कर चले गए। किसी ने हाल तो बजा, सलाम करना भी गवारा नहीं किया। ये रवैया देखकर उसे आसमान अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। उसे रोता चिल्लाता देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू जारी थे। वो गुस्से और नफरत के मिले जुले रवैये में कांप रही थी। जब अमर से कुछ न हो सका तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई, जो कभी उसका हुआ करता था। लेकिन अब उसे इस घर में कोई अहमियत नहीं मिल रही थी। वो एक कैदी किसी जिंदगी गुजार रही थी। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था। माँ का तुंदो तेज रवैया, बहन भाइयों का अजनबी वाला अंदाज, हमसायों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के दिल को जलाते और जिगर को फाड़ते फिक्रे और आवाजें। वक्त तो गुजर रहा था, मगर अमर और उसकी माँ एक कर्ब में मुब्तला थी कि वालिद की वापसी पर क्या होगा। अमर को तो ये उम्मीद थी कि शायद उसका बाप औलाद की मोहब्बत के आगे हथियार डाल देगा, लेकिन वो इस हकीकत से भी अच्छी तरह आशना थी कि अब वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप और बहन भाइयों की नजरों में गिर चुकी है। उसे कभी वो इज्जत और मकाम दोबारा वापस नहीं मिलेगा जो कभी उसका हुआ करता था, क्योंकि इज्जत ही वो चीज है जो एक बार लौट जाए तो दोबारा नहीं मिलती।